You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, ट्राई किया किसी ने? ओके, गुड। कैसे करेंगे इसको? एनीवन एल्स? हमने इसके लिए एक स्टेटमेंट, एक कॉन्सेप्ट भी लिखा था। इफ यू सी लास्ट क्लास में कि at maximum compression or expansion both the blocks have same velocity and will be equal to VCOM। देखो, ये जो सिस्टम है ये काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नीट में काफी इजी, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कोई सिस्टम है बहुत इंटरेस्टिंग। और ये सिस्टम को और अच्छे से तुम लोग रियलाइज करोगे जब ऑसिलेशंस पढ़ लोगे। एक स्प्रिंग और दो ब्लॉक, तो इसमें अगर हमने कोई भी वेलोसिटी दे दी 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से एक्सपैंड होना शुरू होगा। इफ यू रियलाइज, स्प्रिंग इज गोइंग टू एक्सपैंड, और जब स्प्रिंग एक्सपैंड होगा तो ये दोनों ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो 4 मीटर पर सेकेंड ये जो वेलोसिटी है वो भी रिड्यूस होगी, 6 मीटर पर सेकेंड वो भी वेलोसिटी रिड्यूस होगा, और ये दोनों रिड्यूस होके कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब हमने जो इस बार जो डेटा दिया है, अगर तुम इस बार जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
अगर निकालो तो हम लोग लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2। ये हमेशा याद रखना कि ये वेक्टर होता है, कभी भी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते। m1 प्लस m2 तो 3, अगर हमने इसको m1 लिया तो 3 इंटू 4, चूंकि राइट साइड है इसको पॉजिटिव ले लेंगे, प्लस 2 इंटू -6, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस ले लिया, डिवाइड बाई 3 प्लस 2। इस बार हमने डेटा जो दिया था वो 12 माइनस 12 बाई 5, यही हो जाएगा 0। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा है 0, यानी कि सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट में है। ये जस्ट एक कोइंसिडेंट है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पर भी दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी 0 ही होगी। इसका मतलब एट मैक्सिमम एक्सपेंशन, सॉरी, at maximum expansion, velocity of 2 kg and velocity of 3 kg will be equals to 0। इंडिविजुअली दोनों का वैल्यू 0 होगा, और उस समय जो भी इनकी काइनेटिक एनर्जी हमने इनिशियली दी थी वो स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसके ऊपर अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएं तो इनिशियल एनर्जी हमारी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 6 स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं थी, स्प्रिंग हमारा नेचुरल लेंथ पर था, इसलिए उसकी एनर्जी को हम काउंट नहीं करेंगे। बाद में जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और संयोग से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, इसलिए बात की काइनेटिक एनर्जी को 0 लेना पड़ेगा, और जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो स्प्रिंग में स्टोर होगी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ इफ यू सॉल्व दिस फॉर एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर है। हाफ का टर्म हर जगह दिख रहा है तो हटा सकते हो, तो ये 16 3 जा 48 प्लस ये 36 72 एंड दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब यहां से 120 बाई के अंडर रूट ओवर, ये हमारा आ जाएगा एक्स, और यही मैक्सिमम एक्सपेंशन। ये आया था। यस सर। गुड। और जैसे मैंने कहा कि ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया, ये जस्ट एक कोइंसिडेंट है। इस क्वेश्चन में बहुत तरह के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं सिर्फ डेटा को चेंज करके। जैसे 6 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है, इसको चेंज किया जा सकता है। और ऐसा कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ना हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो इसका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए एक और एग्जांपल। ये हमारा है 100 न्यूटन पर मीटर। लेट से ये हमारा है 5 kg, और इसको हमने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, और ये हमारा लेट से 2 kg है, और ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा है। फिर से क्वेश्चन वही है, मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज एट इट्स natural length. Find maximum compression or expansion in the spring.
जो बच्चों ने नहीं किया है वो लोग ट्राई कीजिए। पिछले क्वेश्चन जिन बच्चों से नहीं हुआ था, ट्राई टू कंप्लीट दिस वन। नूपुर, आपको सुनाई दे रहा है? नूपुर, आर यू एबल टू लिसन? बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। जिनका हो जाएगा वो हैंड रेस करेंगे। ये डेटा जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रफ होगा, मतलब राउंड फिगर आंसर्स नहीं आएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कॉन्सेप्ट हम लोग को वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके। वही दो बच्चों ने फिर से कंप्लीट किया। हाँ, आप ये बताएं आपका क्या आंसर है? सर √10/7। ओके। श्रावणी, क्या है आंसर आपका? सर √1/7। ओके। नूपुर, आप बताएं। सर √10/7। हम्म, एक्सक्यूज मी अब सर। हाँ बोलिए। सर आपने शायद बुलाया भी था मुझे, बट साउंड का इशू था, नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था साउंड। ठीक है। एक्चुअली क्या है, आपका जो मतलब जैसे बच्चे कनेक्ट करते हैं ना, तो उसके सामने एक आइकन बनता है, और माइक का आइकन बन रहा है, मतलब कि वो लोग माइक के साथ कनेक्टेड हैं। उस समय वो आपका आइकन मतलब बिल्कुल वाइट दिख रहा था, जैसे ज्वाइन करते समय या कोई कनेक्शन इशू होता है वैसा दिख रहा था। तो हमने इसलिए आपको कॉल किया था कि मतलब सुन पा रहे हो या नहीं। आधे आप बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है माइक का? नहीं बच्चे, नहीं आ रही आपकी आवाज। एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए, मीटिंग को लीव करके रीज्वाइन कर लीजिए।
मल्हारा क्या है आपका आंसर? सर ऊपर वाला 10/7। देखो यहां पर हमको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में। श्रावणी बच्चे क्या है आपका? सर मेरा भी ऊपर वाला ही है। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले निकाल लो। तो ये 2 kg रेस्ट में है, ये 5 kg 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 5 × 10 प्लस 2 × 0 होल डिवाइड बाई 5 + 2, ये हो जाएगा 50/7 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों की वेलोसिटी जब 50/7 होगी तभी वो मैक्सिमम कंप्रेशन पर होगा। तो अपन सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेंगे। इनिशियल एनर्जी है 1/2 × 5 × 10², ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर था, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। अब चूंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, ध्यान से देखो, सो 5 + 2 × 50/7 का स्क्वायर, ये बात ही काइनेटिक एनर्जी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो बात ही काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई थी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 था। लेकिन इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चूंकि 0 नहीं है, इसलिए बात ही काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो रही, और प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होगा 1/2 kx²। अब हमको क्या करना है? सिंपली 1/2 का टर्म हर जगह दिख रहा है, हटा सकते हो। 5 × 10², ये हमारा हो जाएगा 500 माइनस यहाँ पर 2500/7, ये 5 × 7, एक 7² को कैंसिल आउट करेगा, और ये 50 का 2500, और ये हमारा हो जाएगा kx², के का वैल्यू दिया हुआ 100। इसके बाद अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3500 माइनस 2500/7 इज इक्वल टू 100x²। तो ये हमारा 1000/7 इज इक्वल टू 100x²। यहीं पर हमको लगता है आपका मिस्टेक हुआ है, जिसने भी आंसर किया है 1/7। एक 0 में आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया। वेरी वेरी गुड। तो अब तुम लोग को ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को जैसे एक तो हमने दे दिया वेलोसिटी देके, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इसमें और क्वेश्चन को जैसे डिफिकल्ट बनाने के लिए इसको क्या किया जाएगा। पहले क्या ये बात समझ आ गई जो हमने सॉल्व किया अभी? इसमें एक और वेराइटी ऑफ चेंज है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक चेंज है जो हम लोग देख सकते हैं। मान लो ये 5 kg और 2 kg, इसको एज इट इज दे दिया गया, मैं डेटा नहीं चेंज कर रहा। ये पूरा का पूरा सिस्टम सेम है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, ये 5 kg, ये 2 kg, और इधर से एक 5 kg का ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया, और ये पूरा सिस्टम रेस्ट हुआ था, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर था, ये आके 5 kg से टकराएगा, और बोल दिया कि कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक। अब मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग क्या होगा सब्सिक्वेंट मोशन में, वो आपको बताना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ऐसे दे दिया जाए तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं। इस तरह से मान लो कुछ बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, जबकि ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। अब बात आती है कि कोलिजन और स्प्रिंग के साथ कोलिजन कैसे इसको हैंडल करना है। तो मैंने पहले ही बताया था, जब भी कोई इस तरह का सिचुएशन आ जाए
जहां पर कोई बॉडी ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड हो, तो कोलिजन के दौरान स्प्रिंग को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये है ही नहीं। व्हाइल कोलिजन, यहां पर कॉन्सेप्ट एक लिख लो, व्हाइल कोलिजन we can ignore existence of spring। कोलिजन के दौरान स्प्रिंग है भी, ये हम भूल जाएंगे। सिर्फ 5 kg और 5 kg का कोलिजन। और भी हमने चीजों को आसान करने के लिए दोनों का मास सेम करके इलास्टिक कोलिजन दे दिया है। तो आपको पता है इलास्टिक कोलिजन हो और मास सेम हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। तो ये रेस्ट में है, तो ये टकराने के बाद खुद रेस्ट में आ जाएगा, और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बस अब ये एक फ्रेश क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन को तुमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में एक स्टेप और बढ़ा दिया उसने, कोलिजन भी टेस्ट कर लिया आपका, जबकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर दोनों 5 kg के हैं और कोलिजन इलास्टिक है और आपको पता है कि वेलोसिटी एक्सचेंज होता है, यू डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशन इवन। डायरेक्टली इसको हम जानते हैं कि ये रेस्ट में आ जाएगा और ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगेगा। अब हमारे पास ये सिस्टम है, इसका मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। मान लो इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना होगा, तो क्या करेगा, मास को अलग अलग कर देगा। तो जब मास को अलग अलग करेगा तो हमको इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला पता है, m1u1 प्लस m2u2। हमने ऑलरेडी वो चीजें सिखाई हैं आपको। आप ये दो ब्लॉक को प्रॉपर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मोमेंटम कंजर्वेशन, वो सब यूज करके डायरेक्टली इसको वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और जो 5 kg, ये जो 5 kg है, इसका जो भी वेलोसिटी आएगा, अब इसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और एक पूरा सिस्टम है। तो अब इसके बाद क्या होना चाहिए, कंप्रेशन कैसे निकालना है, एक्सपेंशन कैसे निकालना है, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि इस तरह से कोलिजन के साथ क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हो जाएगा, या एक क्वेश्चन तुम लोग को दे के बताऊं, क्योंकि कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमको डालना ही पड़ेगा। और मेडिकल में ज्यादातर सिचुएशन ऐसे ही रहेंगे कि दोनों के मास बराबर करके इलास्टिक कोलिजन के केस दिए, ताकि बच्चे को ये कैलकुलेशन ना करना पड़े। नहीं तो फिर कोलिजन का अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, फिर वो जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है उसका वेलोसिटी निकालने के बाद फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल कर, और उसके बाद का काम जो हम लोग कर रहे हैं वो भी करना पड़ेगा। इसलिए अगर वो कोलिजन इन्वॉल्व भी करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो ऐसा करेंगे कि दोनों को मास सेम करके इलास्टिक कोलिजन का केस दे दें। जो बच्चे जिनको पता है वो बिना कैलकुलेशन के ही इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर लेंगे। क्लियर है? इसी में एक और वैरायटी देखो, मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है। ये हमारा 5 kg और ये 3 kg। डेटा मैं चेंज कर रहा हूं, तुम चाहो तो डेटा चेंज ना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा तुम लोग को ऐसा ना लगे कि कोइंसिडेंटली सब कुछ सेम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा डेटा भी चेंज कर दे रहा हूँ। मान लो इस तरह से एक सिस्टम रखा हुआ है और हमने स्प्रिंग को spring is compressed by, let's say, 8 centimeter and released. Find the velocity or maximum velocity, maximum speed of
5 kg, 3 kg in subsequent motion. ये देखो तो ये भी एक वैरायटी है। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर था, ब्लॉक भी अपने पोजीशन पर पड़े हुए थे, हमने उसको कॉम्प्रेस किया और छोड़ दिया। ये सब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन है। हुआ सर 5 kg का आ गया। 5 kg का। अच्छा ठीक है, दूसरे का भी निकालो। हाँ सर हो गया सर। ओके, देखो सबसे पहले तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे सोचिए इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये सब में कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ये चीज तुम लोग ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा। जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लग भी रहा है तो बैलेंस्ड है। जैसे हमने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करके छोड़ा, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि 5 kg और 3 kg के ऊपर तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमको 5 और 3 kg को अलग ना देख के अगर हम इन दोनों को कंबाइंड देखें तो अब वो स्प्रिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा और इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल में एक चीज जो इंटरेस्टिंग है कि एफ एक्सटर्नल जीरो है, और जब एफ एक्सटर्नल जीरो होता है तो हमारा
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाता है। और अगर हमने इनिशियली जब छोड़ा था उसको, अगर उसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 था, जैसे इस केस में कॉम्प्रेस करके छोड़ेंगे, तो कॉम्प्रेस करके हमने जब छोड़ा तो 5 kg और 3 kg तो समय रेस्ट में ही थे। कॉम्प्रेस करके हम रिलीज करेंगे तो एट दैट मोमेंट 5 kg एंड 3 kg बोथ आर एट रेस्ट। इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली भी रेस्ट में था, यानी कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास पूरे टाइम रेस्ट में रहेगा। यहां पर कंक्लूजन क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। अब इस बॉडी में कहीं भी सेंटर ऑफ मास हुआ, सपोज यहां हुआ, कहां होगा? मिडिल में ही कहीं होगा, स्प्रिंग तो मासलेस है, तो 3 kg और 5 kg में ऑब्वियसली 5 kg की तरफ थोड़ा सा होगा इसका रुझान, और ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। तुम सेंटर ऑफ मास पर ऐसे बैठ जाओ, ये तो जा नहीं रहा कहीं, ये तो रेस्ट में है। और जब कॉम्प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये 3 kg अवे की तरफ जाएगा, ये 5 kg अवे की तरफ जाएगा। स्प्रिंग चूंकि कॉम्प्रेस्ड स्टेट में है तो दोनों को ढके लेगा, तो दोनों की वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये स्पीड कब तक बढ़ेगी? जैसे ही स्प्रिंग का फोर्स लगाने का जो नेचर है वो चेंज होगा। दैट मीन्स स्प्रिंग पहले कॉम्प्रेस्ड स्टेट में है, तो कॉम्प्रेस्ड स्टेट से अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा, लेकिन चूंकि नेचुरल लेंथ पर आते आते 3 kg और 5 kg को इसने कुछ न कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी होगी। तो जैसे ही 3 kg फर्दर मूवमेंट करेगा ड्यू टू इट्स मोमेंटम, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, तो स्प्रिंग में एक एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। और जब एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा तो दोनों के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा, मतलब स्पीड का अपोज होना शुरू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी स्पीड मैक्सिमम तभी होगी जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर होगा। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेंगे, और ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये तभी याद होंगे जब तुम इस पर क्वेश्चंस करोगे। ऐसे एक एक लाइन तुमने याद कर लिया तो तुमको कंटेक्स्ट ही नहीं समझ में आएगा कि किस कंटेक्स्ट में ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो हमने लगभग हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छोटे छोटे आपको ऐड किए हैं। ये कहीं ना कहीं वही कंक्लूजन से ही आ रहे हैं, लेकिन अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान ये कॉन्सेप्ट को इनहेल करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्हेन स्प्रिंग विल बी एट इट्स नेचुरल लेंथ, then speed of individual blocks will be maximum. ये मैक्सिमम होगा। तो मान लेते हैं 3 kg का उस समय वेलोसिटी है v1 और 5 kg का वेलोसिटी है v2। ये दोनों की इंडिविजुअल स्पीड मैक्सिमम स्पीड है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। लेकिन एक बात तो तय है कि हम कभी भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा। और इस बात को दो तरीके से बोला जा सकता है, या तो तुम उस समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो और इसको 0 से इक्वेट कर दो। दैट मीन्स 3 into v1 minus 5 into v2 डिवाइड बाई 3 plus 5 और इसको इक्वेट कर दो 0 के बराबर। तो यहां से एक v1 v2 में रिलेशन आ जाएगा, दैट इज 3v1 इज इक्वल टू 5v2। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हमारे पास है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन तो कर ही सकते हैं। और इनिशियली जब रेस्ट से छोड़ा तो मोमेंटम क्या था? 0, और बाद में मोमेंटम क्या हो गया? 3v1 minus 5v2। तो तुम देखोगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहीं ना कहीं ये मर्ज होते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट्स हैं। कभी हमको ये दिख जाता है, कभी हमको ये दिख जाता है, कोई भी एक दिखे चलेगा, रिजल्ट हमारा सेम ही आने वाला है। तो हमने दो वेरिएबल इंक्लूड किए हैं,
तो 3v1 इज इक्वल टू 5v2, ये तो हमारा एक ही इक्वेशन बना। इनमें से कोई एक इक्वेशन हमने ले लिया, हमको एक और इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कैसे? तो यहां पर जब हमने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया था तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, और जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा तो उसकी वो एनर्जी इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी। तुम यहां भी देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है बट इंडिविजुअल ब्लॉक रेस्ट में नहीं है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो थियोरेटिकल क्वेश्चन करने में तुमको हेल्प करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो इंडिविजुअल ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? नहीं होगा। स्प्रिंग जब फोर्स लगाएगा तो दोनों एक्सेलरेट करेंगे, तभी तो वेलोसिटी आएगी। तो ये सब एग्जाम्पल सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए नहीं है, ये सब एग्जाम्पल अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें भी सोचने के लिए कि हम उसको आंसर करें तो हमारे दिमाग में एक सिस्टम होना चाहिए और जिसको हम जस्टिफाई करने के लिए सोच सके। तो इस तरह के सिस्टम को आप सोच सकते हो, प्लस माइनस चार्ज को सोच सकते हो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियली हमारा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, सो हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर जो भी हमने कॉम्प्रेशन दिया था, एंड दैट इज इक्वल टू उस समय जो हमारी वेलोसिटी है हाफ इंटू 3 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 5 इंटू v2 स्क्वायर। अब ये v1 v2 का साइन जो है वो मैटर नहीं करता एनर्जी में, स्क्वायर कर देंगे इसलिए उसमें लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। k का वैल्यू हमारा 100 दिया हुआ है, स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वी कैन इजीली रिप्लेस दिस k बाई 100, k हमारा हो जाएगा 100 और ये 8 सेंटीमीटर है तो 8 बाई 100 कर लेना क्योंकि सेंटीमीटर है तो इसको, और बाकी v1 और v2 में जिसकी वेलोसिटी निकालनी है, फॉर एग्जांपल v1 के लिए सॉल्व करना है तो v2 को सब्स्टिट्यूट कर दो इन टर्म्स ऑफ v1, लाइक v2 कैन बी रिटन एज 3v1 अपॉन 5, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v1 आ जाएगा, नहीं तो v1 का वैल्यू निकाल दो, v1 आ जाएगा 5v2 अपॉन 3, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम v1 के लिए v2 के लिए सॉल्व कर लेंगे। द पॉइंट इज ये हमारा जो सेकंड इक्वेशन है इसको और इसको यूज करके हम v1 और v2 का वैल्यू निकाल सकते हैं और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। मल्हार आपने निकाला था, बताइए क्या था v1 और v2 का वैल्यू? 3 kg का मैक्सिमम स्पीड कितना आया था? सर मैंने ऐसे नहीं किया था उसे। ओके, कैसे किया था बताइए? सर वो सही था कि वो नेचुरल लेंथ पे होगा, पर मैंने वो 8 सेंटीमीटर मुझे लगा कि वो डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स का जो लगा है स्प्रिंग फोर्स का, तो वो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे किया था मैंने, तो हर एक ब्लॉक के लिए इंडिविजुअल हुआ था। हाँ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो फाइनली इक्वेशंस तो हमारा यही बनेगा ना, मतलब स्प्रिंग के कारण जो वर्क डन होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो भी कॉम्प्रेशन है वो अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा और दोनों में काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये इक्वेशन तो सेम ही रहने वाला है। सर मैंने वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया था, मतलब जो फोर्स है वो 8 न्यूटन का लग रहा है और वो 8 न्यूटन मतलब x सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर रहा है, तो मैंने शायद से x को 8 ले लिया था। नहीं, गड़बड़ हो रहा है। फिर इंडिविजुअली दोनों ब्लॉक 8 से मूव नहीं करेंगे, 8 तो पूरा कॉम्प्रेशन है, तो 8 का एक्सपेंशन में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब 3 kg वाला जो मास है वो भी थोड़ा सा लेफ्ट जाएगा, 3 kg वाला मास राइट जाएगा, 5 kg वाला मास थोड़ा लेफ्ट जाएगा, और ये दोनों को मिला के वो 8 सेंटीमीटर का जो कंप्रेशन है वो नेचुरल लेंथ में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ से हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कैलकुलेट कर लो। तो हाफ का टर्म हर जगह है, इसको हटा भी सकते हैं। सो 100 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 बाई 100 स्क्वायर, एक 100 हटा ही दो, एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू, अगर हम v1 के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो v1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू v2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3v1 बाई 5
तो 3v1 स्क्वायर प्लस 25, ये 9v1 स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 ये 15, 9 24, 24v1 स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि राउंड फिगर तो नहीं आएगा, हमने रैंडम डेटा लिया है, उससे दिक्कत नहीं है। 64/100 इज इक्वल टू 24v1 स्क्वायर अपॉन 5। नाउ यू कैन सिंपली सॉल्व, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू 64 अपॉन 20 इंटू 24 अंडर रूट ओवर, तो 64 का तो रूट निकल जाएगा, 8 डिवाइड बाई 20 दूनी 24 दूनी 48, 48 480, ये हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा मतलब और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, 16 4 बाहर निकल जाएगा और 5 और 6 30, कुछ इस तरह से आ जाएगा, 8/4 रूट 30, 2/रूट 30, ये v1 आ जाएगा। सिमिलरली डायरेक्ट v2 भी निकल सकते हैं, 3v1/5 करके डायरेक्ट v2 भी निकाल सकते हैं। हमने कॉम्प्रेशन थोड़ा कम दिया था, इसलिए वैल्यूज थोड़े छोटे छोटे आ रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो इसको कॉम्प्रेस करके छोड़ा, इसको एक्सपैंड करके भी अगर छोड़ते तब भी कहानी वही होती। जब हम एक्सपैंड करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, वापस स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा, और जब तक नेचुरल लेंथ पर नहीं आएगा तब तक एक्सपेंस मतलब वेलोसिटी बढ़ती रहेगी दोनों ब्लॉक की, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है। तो ये क्वेश्चन में कॉम्प्रेशन भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है, काम हमको बिल्कुल यही करना है। जब हम एक्सपैंड करके भी छोड़ेंगे तब भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, तो पूरे टाइम उसको रेस्ट में रखना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला पहला इक्वेशन जो बना था वो एज इट इज बनेगा, एनर्जी कंजर्वेशन का दूसरा इक्वेशन बनेगा ही बनेगा, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो स्प्रिंग ब्लॉक पर लगभग जितनी वैरायटी आप लोग के लेवल पर पूछी जाती है वो हमने बता दी। एक और वैरायटी है जिसको प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बच्चों को प्रूफ बताते हैं तो बच्चे इग्नोर मार देते हैं, पूरा ये कॉन्सेप्ट ही मतलब ये पूरा आंसर ही भूल जाएंगे। इसलिए मैं पहले इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा है, तुम लोग को हिंट दे देता हूँ, तुम लोग कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार डाइजेस्ट कर लोगे ये फॉर्मूले को, तो फिर हम इसका प्रूफ भी बता देंगे। प्रूफ बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है। जैसे मान लो एक सरफेस के ऊपर इस तरह से दो मासेस रखे, और मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रहा हूं इसलिए m1 और m2 और k इस तरह से वैल्यूज ले लिए। m1 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में जिसको हम बोल रहे हैं F1, और m2 के ऊपर फोर्स लग रहा है F2, ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं और ये F1 F2 बराबर नहीं है, these are the external forces। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सपेंशन find the maximum expansion / compression in the spring in subsequent motion। तो इसका एक फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे। क्या है फॉर्मूला? F1 इंटू M2 प्लस F2 इंटू M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 होल मल्टीप्लाइड विथ 2/k। ये होता है मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पूछो तो कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन पूछो तो एक्सपेंशन, ये फॉर्मूला है। कभी कभी F1 F2 हमारा 0 हो सकता है, सिर्फ F1 लग रहा है, वैसा भी हो सकता है। जैसे इसी में
ये सबसे जनरल केस हमने दिया आपको। तो इफ F2 इज 0 एंड F1 को सिर्फ हमने F लिखा हुआ है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ इसमें F2 को 0 डाल दो, F1 को F डाल दो, तो उस समय जो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन या एक्सपेंशन, उसका फॉर्मूला बनेगा FM2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 2/K। ये फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है आप लोग के लेवल पर। पहले तो आप लोग के लेवल से ये डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि अगर आंसर याद नहीं है तो इट विल टेक टाइम टू डिराइव इट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और अगर कभी आता है तो वी सिंपली रिमेंबर दिस रिजल्ट। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बट अभी हम लोग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इसमें उलझ जाएंगे तो काफी टाइम इसी में चला जाएगा। अभी के लिए इस रिजल्ट को याद कर लो। अगर लगा कि सर ये कैसे हुआ था तो आई विल डिस्कस, डाउट क्लासेस में भी डिस्कस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, सेंटर ऑफ मास और उसके मूवमेंट पर कुछ और भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये जो है ये एक सर्कल का पार्ट है, रेडियस r, और ये जो मास है इसको हम लोग 4m रख सकते हैं। इसको तुम कैपिटल M कर सकते हो, स्मॉल m कर सकते हो, कुछ भी। एक मास यहाँ पर है, हमने जानबूझ के दोनों के मास में एक रिलेशन दे दिया ताकि वैल्यू सॉल्व करने के बाद थोड़ा अच्छा है। नहीं तो कैपिटल M स्मॉल में भी किया जाता सकता है इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं। हमने क्या किया है, ये जो पूरा बड़ा वाला जो मास है इसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हमने रखा है, और इसके ऊपर एक मास m को v0 वेलोसिटी देके थ्रो किया है। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी और मिनिमम स्पीड और मिनिमम वैल्यू ऑफ v0, ऐसा लिख लो तो ज्यादा अच्छा। मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 so that a small m able to reach at point B। चलो इसको पहले तुम लोग थोड़ा सोचो, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे।
क्या होगा ये सिचुएशन में अगर हमने वेलोसिटी देके इस मास को थ्रो किया, बताइए। व्हाट विल हैपन? हाँ बताइए। आंसर्स नहीं, अभी लॉजिक अपने को समझना है। क्या होगा बताएं? जब हम एम को थ्रो करेंगे कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, आप ये बताइए। सर वी नॉट निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लगाएंगे। पहले थोड़ा सा इस पूरी सिचुएशन को रियलाइज करने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पर आएंगे कि ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। पहले इस सिस्टम को अच्छे से, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत बार इस ऐसे क्वेश्चंस हमको बन जाएंगे। दिस इज नॉट लाइक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें डेटा चेंज करके बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें आधे आप बताइए क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद तुम लोग उससे समझ पाओ कि मेरा क्या पॉइंट है। 4m का क्या होगा? 4m में वेलोसिटी आएगी नहीं आएगी? आएगी तो क्यों आएगी, नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी? पहला तो यही क्वेश्चन है हमारा, वेदर द 4m इज गोइंग टू मूव और नॉट मूव। आधे बताएं। ओके मल्हार आप ट्राई करो, शायद उसका माइक का कुछ इशू है। सर फोरम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में दैट मीन्स कि अगर v1 लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो राइट की तरफ मूव करेगा। क्यों राइट की तरफ मूव करेगा? सर क्योंकि जो स्मॉल एम है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा और सरफेस फ्रिक्शनलेस है और सेंटर ऑफ मास उसका सेम रहेगा, इसलिए 4m राइट में मूव करेगा। एक मिनट, सेंटर ऑफ मास सेम क्यों रहेगा? सर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अग्रीड, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट आपने कहा कि 4m लेफ्ट की तरफ जाए, राइट की तरफ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। जब हमने सिस्टम को इनिशियली आपको दिया तो उस समय m के पास v0 वेलोसिटी थी, 4m रेस्ट में था। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें तो डेफिनेटली mv0 प्लस 0 इंटू 4m होल डिवाइडेड बाई 4m प्लस m 5m। वी कैन इजिली से कि v0 बाई 5 से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट, और एक्सेलरेशन f एक्सटर्नल 0 होगा। ये बात को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरा एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, तो और इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये जो स्मूथ ट्रैक है तो इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। वैसे अगर होता भी तो ये एक इंटरनल फोर्स काउंट करेंगे, बट वहां भी नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन का भी स्कोप है हमारे पास। और ये पूरा सिस्टम को हमने जब फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है तब तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो हो जाएगा। और इस बात से हमको ये बात तो तय हो गई कि सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी है जिससे वो हमेशा लेफ्ट लेफ्ट जाएगा। दूसरी बात कि ये 4m कैसे मूव करेगा, क्यों मूव करेगा? तो A तक आने में, A तक हमारी ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये मास यहाँ पर आएगा, ध्यान से समझो, और मास को उसका डायमेंशंस लेने का कोई मतलब नहीं है, उसका डायमेंशंस तुम चाहो तो नेगलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ हमको नॉर्मल रिएक्शन में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर ये मूव, हम बोल रहे हैं कि 4m मूव नहीं करेगा, लेट्स अज्यूम दिस, तो कभी ना कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगा
वैसे फोरेम मूव करेगा, लेकिन पहले एज्यूम कर लो कि नहीं मूव करेगा। तो जब इस तरह के सिचुएशन में आएगा तो ये जो ब्लॉक है ये वेज के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स डालेगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इस छोटे से ब्लॉक के ऊपर भी एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा जो वेज लगा रहा है, तो बदले में एक नॉर्मल इस फोरेम के ऊपर भी लगेगा। इस नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है। अगर हम फोर्स मेथड से या फिर फोर्स के तरीके से थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, वर्टिकल डायरेक्शन का जो फोर्स है नॉर्मल का, वो डेफिनेटली उसको नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से जो लग रहा है वो बैलेंस कर देगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में एन के माने फोरेम के ऊपर लग रहा है इसको कौन बैलेंस करेगा? कोई नहीं। यानी कि ये जो फोरेम है ये इसको एक पीछे की तरफ धक्का फील होगा और ये भी पीछे की तरफ ही मूव करने लगेगा। इट इज स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और कितनी स्पीड से मूव करेगा? ये इसकी स्पीड पूरे टाइम चेंज होगी। जैसे जैसे ये m ऊपर की तरफ इस पर बढ़ेगा वैसे वैसे फोरेम की स्पीड बढ़ेगी। इनिशियली 0 थी, फोरेम की स्पीड बढ़ेगी। और दूसरी बात की m की स्पीड क्या होगी? तो m की स्पीड घटेगी, क्योंकि नॉर्मल जो है और ग्रेविटी इसकी स्पीड को कम करेंगे और फोरेम की स्पीड नॉर्मल बढ़ा देगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 सो दैट m वुड एबल टू रीच द पॉइंट b। जब b पॉइंट पर ये m पहुंच जाएगा, यहां पर क्या लगता है उस समय 4m और m दोनों की वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? जब ये 4m के ऊपर ये जो m है वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो 4m और m इनकी वेलोसिटीज होंगी या नहीं? जी सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। सर जब वो स्मॉल m जब ऊपर जाएगा तब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और 4m की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर 4m मूव कर रहा है और स्मॉल m मूव नहीं कर रहा तो दोनों के बीच का कांटेक्ट लूज हो जाएगा। पहले तो ये बात समझ लो। हम बोल रहे हैं एक चीज मूव नहीं कर रहा और दूसरा चीज मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में गैप आ जाएगा ना, तो दोनों कांटेक्ट में कैसे रहेंगे? और तुमको क्या लगता है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान कांटेक्ट लूज होगा? नो सर। इसका मतलब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, ये भले ही क्वेश्चन हमने सेंटर ऑफ मास में कराया है, लेकिन क्वेश्चन ये कोलिजन का है। एक्चुअली स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में कोलिजन हो रहा है। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा तब दोनों की वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होगी और ये वेलोसिटी 0 नहीं होगी, और दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी। और वो कितने के बराबर होगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि जब स्मॉल m अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा then small m and 4m both are moving in backward direction with the velocity of center of mass। क्यों सर? क्योंकि हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करना है। दूसरी बात कि स्मॉल m और 4m कांटेक्ट में ही रहने चाहिए। ये दोनों कांटेक्ट में तभी रहेंगे कि जबकि कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब बराबर हो। तो कॉमन नॉर्मल इस पॉइंट पर अगर तुम देखोगे तो बिल्कुल ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट, क्योंकि वो सेमी सर्कुलर पार्ट का टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर दोनों की वेलोसिटी अगर सेम नहीं हुई तो कांटेक्ट तो लूज हो जाएगा। तो m की वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो सकती है। ये जो वेलोसिटी है ये लिमिटिंग केस के लिए 0 कर सकते हैं, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू के लिए सॉल्व करने बोला है। तो vy नहीं होगा, मतलब ऊपर की तरफ इसकी जाने की टेंडेंसी नहीं होगी, मोमेंटली वहां जाके रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, क्योंकि 4m और वो दोनों मूव कर रहे हैं। और वो किससे मूव कर रहे हैं? v0/5। तो फिर अपने को मिनिमम स्पीड निकलेगी कैसे? क्योंकि तो v0 तो गिवन नहीं है, v0 ही तो निकालना है। तो पहला हम लोग, जैसे हमने ऑलरेडी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले से निकाला हुआ है, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेरी सिंपल। और चूंकि सारा मूवमेंट लेफ्टवर्ड है तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लो,
तो इनिशियल मोमेंटम हो गया एम वी नॉट, 4m तो रेस्ट में था, और जब दोनों अपनी ये जो पूरे टॉप मोस्ट पॉइंट पर, क्योंकि पूरे मोशन के दौरान कहीं भी हम CLM लगा सकते हैं, CLM कहीं भी लगा सकते हैं, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम CLM लगाते हैं, कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट इस मास का और इसका 0 टोटल सिस्टम का, और बाद में जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में Vx, तो इसको हम लिख सकते हैं 4m + m इंटू Vx। तो यहाँ से वही एक्सप्रेशन जो हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला था वही आ जाएगा कि V0/5। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और क्या, दूसरा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv0²। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एज सच नहीं है। जब ये सिस्टम, ये जो मास है, ये ऊपर चला जाएगा तो इन दोनों की स्पीड के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो हाफ m + 4m इंटू Vx² विच इज V0/5 का स्क्वायर प्लस mgr। ये r हाइट ऊपर गया है तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस अगर हमने इसी लेवल को लिया है तो इससे अगर r हाइट ऊपर गया है तो डेफिनेटली mgr पोटेंशियल एनर्जी का भी गेन हुआ है। अब इसके बाद सोल्व करना बहुत आसान है। तो हाफ mv0² इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर 5m का टर्म दिख रहा है अपने को और यहाँ पर 5 है, मतलब 5m v0² डिवाइडेड बाई 25, ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दो, प्लस mgr, चाहो तो m को हर एक्सप्रेशन से हटा दो और यहाँ पर हाफ कॉमन करेंगे तो V0² भी कॉमन ही कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/5 and that is equals to gr. So this implies 4/5 V0² is equals to 2gr। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो V0² is equals to 5gr/2, स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट ओवर लगा दो। ये मिनिमम स्पीड है। इससे कम स्पीड देंगे तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक नहीं जाएगा, उसके पहले ही वो रुक जाएगा। इससे ज्यादा स्पीड देंगे तो क्या होगा, पहले तुम लोग इसको नोट करो, एक बार सारा बात बोल देंगे तो दिमाग में बैठेगा नहीं। हाँ बोलो। सर जैसे ये ब्लॉक हम नीचे से ऊपर वेलोसिटी कुछ दे रहे थे, फिर वो ब्लॉक ऊपर जा रहा था। अगर हम लोग ऊपर से नीचे कुछ मतलब ऐसे रिलीज कर दिए या कोई वेलोसिटी भी दो दे दिए तो उसका दो सीन मिनट क्या दो होगा? मिनट दो मिनट 2 मिनट दो हमको, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चे। अभी हम इसको वापस भी बुलाएंगे, ये जो मास है इसको वापस भी लेके आएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। अभी तो हमने पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब इसके बाद की कहानी अभी बाकी है कि अभी अगर इसके बाद का बात हमसे पूछा जाए तो अभी क्या करना है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन अभी मिड में है, अभी एंड पर नहीं पहुंचा है। इसलिए हमने कहा कि पहले इसके बाद अब खुद ही बोल देंगे तो तुम लोग कॉन्सेप्ट से ज्यादा मिसकंसेप्शन पाल लोगे। पहले इतना जहां तक किया है वहां नोट करो, ये क्वेश्चन है, इसके बाद क्या होगा वो अपन देखते हैं।
चलिए नोट कर लिया। इस कॉन्सेप्ट में भी कोई डाउट है? क्योंकि इसके बाद अब इसके आगे की कहानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे अब क्या होगा? मान लो हमने इसी क्वेश्चन को अभी फर्दर छोड़ दिया, तो आगे क्या होगा? हमने यहां पर थोड़ा सा हिंट भी किया है कि अगर हम इस V0 से कम स्पीड, जो भी हमने V0 निकाला है 5GR/2, इससे कम स्पीड से अगर थ्रो किया तो ये यहां तक नहीं जाएगा, इसके पहले ही जाके कहीं ना कहीं रुकेगा मोमेंटरली। ऐसा नहीं कि रुक गया तो रुक गया, मोमेंटरली रुकेगा। और उसके बाद क्या होगा? विल कम टू दैट। अगर इससे ज्यादा स्पीड देंगे, फॉर एग्जांपल 5GR/2 अंडर रूट उससे ज्यादा स्पीड दे दिए, तो क्या होगा? ये इसके बाद ऊपर चला जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी है, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, और एग्जैक्टली वो 4m के बराबर है। 4m की जो वेलोसिटी है Vx, वही m की वेलोसिटी। तो दोनों लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल m और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, कहीं भी जाके यू टर्न मारेगा। यू टर्न मार के जब नीचे गिरेगा तो वापस से फिर से इसी पोजीशन पर गिरेगा जहां पर अभी है। कैपिटल 4m आगे बढ़ गया तो वो भी तो आगे बढ़ रहा है साथ साथ, उसकी भी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो बेसिकली स्मॉल m इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट आल्सो, गोइंग अपवर्ड आल्सो। तो ये कुछ, अगर हम लोग दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, अगर दोनों को साथ करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मोशन होगा, लाइक दिस। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन को छोड़ दें तो वर्टिकल मोशन में ये ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा, और पूरे टाइम वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था जितना 4m मूव कर रहा होगा। तो वापस से जब ऊपर से नीचे जब लैंड करेगा ना, तो इसी पोजीशन पर लैंड करेगा एक वेलोसिटी के साथ Vy इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन खैर वो आगे का सिनेरियो है। अगर मान लो यही सिनेरियो पर हम बात करें कि आगे क्या होगा, तो जैसे मैंने कहा कि m के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है Vx और वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तभी वो मोमेंटली रेस्ट में है, तभी तो मिनिमम स्पीड के लिए हमने सॉल्व किया। अब वो वहां रह नहीं पाएगा। इफ यू सी दैट ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू स्टे ओवर हियर। इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ये इसको रोक नहीं पाएगा, यहां पर इसको नीचे आना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी है ये फर्दर रिड्यूस होगी और 4m की वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज होगी, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन फिर से आएगा, इस तरह का सिचुएशन फिर से आएगा। और चूंकि स्मॉल m के पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट वेलोसिटी हमने निकाली हुई है Vx, V0/5 ये हमने निकाला हुआ है, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वो वेलोसिटी और कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है टुवर्ड्स राइट लग रहा है। ऐसे ऐसे आते 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 इसकी स्पीड टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट रह जाएगी, ये हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली क्या होगा। अगर तुमको ये बात को समझना हो तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे देख सकते हो। ये हमारे पास 4m है और यहां पर हमारा m है, और इसको हमने V0 वेलोसिटी से कोलाइड कराया, और कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। अब कोलिजन के बाद जो भी वेलोसिटीज होंगी 4m और m की, जब ये मास वापस से जमीन पर आएगा तो ये वही वेलोसिटी लेगा, और 4m की वेलोसिटी वही हो जाएगी जो इस क्वेश्चन में तुम वेलोसिटी कोलिजन के बाद निकालोगे। द पॉइंट इज कि दिस थिंग इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। यहां पर ये चीज एकदम से सडन हो रहा है, m जो है टकराया, तुरंत वेलोसिटी चेंज हो गई, और यहां पर ये थोड़ा सा बीच में टाइम लग रहा है। मतलब बेसिकली इसके पीछे अगर स्प्रिंग लगा देते तो जो कहानी बनती जैसी, बिल्कुल वैसा ही कुछ कहानी यहां पर बन रहा है। ये कोलिजन ही है, वहां पर स्प्रिंग हमको दिख नहीं रहा, कोलिजन ऐसे सामने से नहीं दिख रहा, बट है ये कोलिजन ही। देयर इज अ कोलिजन बिटवीन 4m एंड m। मोमेंटम का एक्सचेंज ही तो हो रहा है, अदरवाइज 4m के पास मोमेंटम कैसे आएगा, वेलोसिटी कैसे आएगी? m ने दिया उसको। तो कोलिजन क्या होता है? मोमेंटम का एक्सचेंज ही तो होता है। तो फाइनली क्या होगा, अगर हम चाहें तो हम
इस क्वेश्चन को रियलाइज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इस तरह के दो मासेस M1, M2, U1, U2 इसकी वेलोसिटीज निकाली हैं, उसके साथ इसको रिलेट कर देंगे। नहीं तो सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां से भी करके और आंसर निकाल सकते हैं। और फिर यही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जब वो वापस आएगा और जब ये सर्कुलर ट्रैक से बाहर निकलेगा, मतलब एक पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, उस समय m की स्पीड कितनी होगी और 4m की स्पीड कितनी होगी, फाइनली अगर हमसे पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। अगर तुम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो SC वर्मा में सेंटर ऑफ मास चैप्टर में जाओगे। SC वर्मा में लास्ट क्वेश्चन जो है सेंटर ऑफ मास का, लास्ट क्वेश्चन और COM, देखो SC वर्मा के जो बाद के क्वेश्चंस हैं मैं तुम लोग को रिकमेंड नहीं करता। आप शुरू के 20, 25, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कर लो, लेकिन बाद के जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वाले वो इंजीनियरिंग टाइप के क्वेश्चन है, उसमें मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी खासी लगेगी, तो उन सब क्वेश्चन तुम लोग अवॉइड कर सकते हो। शुरू के 30, 35 ऐसे क्वेश्चन तक तुम लोग ट्राई कर सकते हो। वहां तक नीट का हमारा दायरा माना जा सकता है, जिससे जब तक मैक्सिमम मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी हम बहुत ज्यादा नहीं फेस कर रहे तब तक कर सकते हैं। थ्योरी तो सब सेम ही है। उसी में लास्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, A, B, C, D, E ऐसे करके। SC वर्मा के क्वेश्चन की खासियत यही है कि वो सब पार्ट देते हैं A, B, C, D। तो तुम जब सब पार्ट्स को एक एक करके अटेम्प्ट करोगे ना तो तुमको पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। मान लो हमने तुमको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए स्पीड कितनी होगी और कहीं पर इसका सोल्यूशन दे दिया गया, तुमको पूरा पिक्चर इससे नहीं क्लियर होता है। हमने तो वैसे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मान लो कहीं पर सोल्यूशन दिया गया है, कहीं एक क्वेश्चन दिया गया, तो इतना सब कुछ नहीं बोलेगा। अब इसको हमने ऊपर से भेजा भी, उतारा भी, सब कुछ कर दिया। अब तुमको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम एक कोलिजन से रियलाइज कर सकते हैं कि जब वो फर्दर नीचे आएगा उसमें दोनों की स्पीड क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पूरे टाइम वैलिड रहेगा, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो। और एक बार जैसे ही ये A को पॉइंट को क्रॉस कर देगा वापस आने में, तब 4m की स्पीड और m की स्पीड अब फर्दर चेंज नहीं होगी। दिस इज लाइक आफ्टर कोलिजन केस। A के बाद से लेके ऊपर जाना और नीचे आना, ये ड्यूरिंग कोलिजन का केस है। एक बार B तक चला गया, एक तरीके से उसको मैक्सिमम कंप्रेशन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। अगर मान लो बॉडी में टेंडेंसी नहीं होगी वापस से शेप रिगेन करने की, तो वैसे ही चलता चला जाएगा। लेकिन बॉडी ने वापस अपना शेप रिगेन, लॉस हुआ था पोटेंशियल एनर्जी का, वो वापस हमको मिलेगा और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये वापस आएगा, एक को क्रॉस करेगा और उसके बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे। ए को क्रॉस करने का मतलब ये मत समझ लेना कि स्मॉल m की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट होगी तभी ए को क्रॉस करेगा। 4m ऑलरेडी पीछे की तरफ जा रहा है, तो 4m अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो अगर m कुछ ना करे तब भी वो एक पॉइंट को क्रॉस करेगा। इसलिए ये बात भी बिल्कुल हम नहीं बोल रहे हैं कि m की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हो जाएगी जब वो नीचे आएगा। वो इस कोलिजन के वैल्यूज पर डिपेंड करता है। इस कोलिजन का जो भी आंसर आएगा उसी पर हमारा, तुम अगर चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। अगर तुम लोग को ये V0 है, V0 का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, ये जो वैल्यू है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर लगाए, मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी है V1 और इसकी वेलोसिटी है V2। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं, mv0 इज इक्वल टू 4mv1 प्लस mv2। m विल गेट कैंसिल्ड, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। अगर मान लो हमको फॉर्मूला एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन v1 माइनस v2
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन v0 माइनस 0 और e का वैल्यू 1 डाल दो, तो यहाँ से v1 माइनस v2 हमारा v0 आ जाएगा। बस सॉल्व कर दो, तो 4v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v0 और v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v0, तो यहाँ से v ये कैंसिल आउट होगा एंड 5v1 इज इक्वल टू 2v0, तो v1 इज इक्वल टू 2v0 अपॉन 5। अब जो भी v0 हमने दिया है वो पुट कर देंगे, तो ये हमारा v1 आ जाएगा। और v2 क्या होगा, तो v2 इज इक्वल टू v1 माइनस v0, तो 2v0 बाई 5 माइनस v0, तो ये हो जाएगा माइनस 3v0 बाई 5। अब देखो माइनस आ गया मतलब नीचे आते समय स्मॉल m की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हो जाएगी। ये वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये, मतलब अगर उसको नीचे बुला लिया जाए, दोनों जब सेपरेट हो जाए या दोनों वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करने लगे, वो इधर जाने लगे, तो वेलोसिटी ऑफ 4m फाइनल वेलोसिटी अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा 2/5 अंडर रूट ओवर ये जो 5gr/2, और वेलोसिटी ऑफ m ये हमारा आ जाएगा 3/5, ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, 5gr/2 ये टुवर्ड्स राइट। दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स। अब कोई चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? सर स्पीड्स कांस्टेंट मतलब ये सेम फाइनल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? अब कोई फर्दर कोलिजन, जैसे एक बार ये इन दोनों में कोलिजन हुआ तो दोनों अब सेपरेट हो जाएंगे ना, तो अब थोड़ा ना कोई चेंज होने वाली स्पीड। एक बार ये बॉडी नीचे आ गया और ये टुवर्ड्स राइट जाने लगा, ये लेफ्ट जाने लगा, अब फर्दर चेंज क्यों होगा? हाँ सर, ठीक है सर। अब इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ये हमारा सिलिंड्रिकल वेज हो सकता है, मतलब अगर 3D डायग्राम देखें तो इस तरह से ऐसा एक कट किया हुआ एक वुडन ब्लॉक है। सामने से देखेंगे तो बिल्कुल हमको जैसा दिखाया था पहले वैसा दिखेगा। सामने से ही देखो, इसमें ज्यादा अच्छा है। और इसका मास लेट से लेते हैं हम लोग 2m, और एक छोटा सा मार्बल है जिसको हमने स्मॉल m मास है, और इसका रेडियस है r, और इसको यहाँ से रिलीज किया है। तो जब रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली ये लुढ़कता हुआ नीचे आएगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वैल्यू और मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्मॉल m की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ।
क्या होगा? What is going to happen? Initially system released from rest. सिस्टम रेस्ट से रिलीज हुआ है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर जो VCOM है वो 0 ही रहेगा क्या? डेफिनेटली सिस्टम इज इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये बोला गया है। और तुम देख सकते हो 2m का कोई वेलोसिटी नहीं है, और इसको भी हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जस्ट रिलीज किया है, तो स्टार्टिंग में दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, और कोई भी एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा। If external along x axis ये 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये 0 ही होगा। और इसमें एक प्रोजेक्टाइल वाला भी क्वेश्चन है, देखो याद दिलाना कल, एक प्रोजेक्टाइल वाला सेंटर ऑफ मास के मोशन से प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कल याद आ रहा है, नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में याद है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नहीं तो ये छूट जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। तो सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन हम एज अ होमवर्क देते हैं, तुम लोग इसको सोच के आना, कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सोच के आना। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो क्वेश्चन है, ये क्या होता है, तुम लोग ने किया होगा कि कोई भी एक प्रोजेक्टाइल हमने फायर किया, ये गया टॉप मोस्ट पॉइंट पर, इसमें एक ब्लास्ट हुआ और ये 2 पार्ट में टूट गया, तो एक पार्ट यहीं गिर गया, एक पार्ट वापस आ गया, एक पार्ट ऊपर चला गया, तो दूसरे पार्ट के साथ क्या होगा। ऐसा हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्टाइल में। अगर उसमें कुछ ब्लास्ट होता है, कुछ ऐसा चीज होता है, तो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर 2 पार्ट में टूटा, 3 पार्ट में टूटा, तो उसके साथ क्या होने वाला है। तो ये भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको भी कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर अपन सेंटर ऑफ मास से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ टॉर्क, रोटेशन के अंदर इंटर करेंगे। तो ये पूरा अक्टूबर हम लोग का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चलने वाला है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा, इसलिए ये थोड़ा सा चलेगा। आप लोग का अगर AITS का कुछ सिलेबस का या फिर टर्म टेस्ट का कुछ सिलेबस का इश्यू होगा, तो एक बार पहले मेरे को बताना, तो मैं देखूंगा तो कुछ क्लासेस बढ़ा दूंगा, ताकि सिलेबस का कोई इश्यू ना हो। और जो FTs वगैरह है, मतलब PT वगैरह है, उसको तो तुम लोग अपने लेवल पर प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उसको मैच करने में फिर सिलेबस बहुत ज्यादा खींचना पड़ जाएगा, तो दिक्कत होगा वो। अक्टूबर में ये खत्म होगा, नवंबर में ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये कोशिश करेंगे हम लोग नवंबर में खत्म करने का। तो दिसंबर हमारा थर्मो होता है, जनवरी फरवरी वेव ऑसिलेशन। तो ये लगभग ऐसे ही चलता है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। तो पिछले साल बल्कि तुम लोग से कम टाइम मिला था वो लोग को, तो वो लोग को और ज्यादा फास्ट चला गया था उनका, क्योंकि उनका एग्जाम लेट हुआ था बोर्ड। तुम लोगों तो फिर भी एग्जाम इस बार क्लासेस आप लोग की क्लासेस मई में शुरू हुई थी कि अप्रैल में? अप्रैल में शुरू हुई थी ना? सर 3 अप्रैल। नहीं, यहाँ पर क्लासेस 15 अप्रैल से शुरू हुई थी। तो 15 अप्रैल वो लोग का 25 मई से शुरू हुआ था, मतलब आप लोग के जो सीनियर बैच है उनकी पहली क्लास 25-26 मई को हुई थी। तो उस हिसाब से हम लोग का टाइम अच्छा खासा मिल गया। तो इसी स्पीड से हम लोग चलेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, और सिलेबस हम लोग का बिल्कुल समय से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
इसको देख के आना, सोच के आना थोड़ा क्या करना है, कैसे करेंगे। थैंक यू।